सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हो रहा है तो हम लोग 4-5 पार्ट कर चुके थे ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशन ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट था जो कि थोड़ा हटके था। जैसे सैटेलाइट के बारे में बताए थे तो हम पूरा नहीं बताए थे, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये सब के बारे में बात किए थे। केपलर्स लॉ, इसेंट्रिसिटी जो कि कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, उसको भी बहुत अच्छे से हम लोग देखे थे, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या होता है और केपलर के सेकंड लॉ से कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा बात करेंगे 2-3 टॉपिक का जो कि छूट गया था या जानबूझ के छोड़े थे, ताकि हम एक लेक्चर पे इसको बता दें। मुश्किल से 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग, कुछ है जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। हम लोग तो ये देख चुके थे ना, 4th पार्ट में ही हम लोग किए थे कि सैटेलाइट अस्टेबल अनस्टेबल कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, या सैटेलाइट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को सैटेलाइट बनाना है तो उसके लिए क्या 2 कंडीशन होना चाहिए हम लोग देखे थे। लॉन्च किस तरीके से कर सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, ये सब देख चुके थे। अब सैटेलाइट जब लॉन्च हो गया तो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट क्या होगा। अगर टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट हो जाएगा, जो भी होगा, फिर उसको देखेंगे एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। उसके बाद एक और देखेंगे जिसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। तो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट करेंगे, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी करेंगे, ठीक है। और फिर ग्राफ है, 1-2 ग्राफ है, उसमें देखना हम लोग को ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। अब टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट का बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। तो इसमें हम लोग इक्वेशन देखेंगे किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं। तो सिंपली टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट लग रहा हो कि भाई थोड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सैटेलाइट का टाइम पीरियड। लेकिन टाइम क्या होता है? टाइम होता क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, जो भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम, कोई स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इलिप्टिकल पाथ होता है। तो जो सैटेलाइट है वो एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। तो इलिप्टिकल पाथ का भी कुछ होगा इसका, ये क्या बोलते हैं इसको, सर्कमफरेंस, है ना। यही तो ट्रैवल किया, यही डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, जो सर्कमफरेंस है इसका। तो सरफेस क्या होता है, 2πr ले लो। और स्पीड क्या होगा? स्पीड वही होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिट में जो घूम रहा है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को ही तो उसका स्पीड बोलेंगे, है कि नहीं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड और 2πr बाई ऑर्बिटल वेलोसिटी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑर्बिटल, हम लोग ये भी बोले थे ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में क्या इक्वेशन है। अगर 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगा तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा, वो तो 0.414 टाइम्स एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो एस्केप कर जाएगा। ये सब हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो इस पर बात नहीं करेंगे। और हाँ, बस ये देख लेते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, gm/r। एस्केप वेलोसिटी का फिर क्या हो जाएगा, 2gm/r। ये सब तो रिलेट कर सकते हो ना। 2 ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप होता है तो √2v0 होना चाहिए। तो √2v0 तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम लेक्चर देखोगे या प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। चलो ये हटाते हैं, ये आ जाता है 2πr बाई v0। तो 2πr v0 क्या हो जाएगा, gm/r। तो r को ऐसे लिख सकते हैं ना, बाई r को ऊपर लेके चल गया, ठीक है। अब देखो 2π, अब ये भी लिख सकते हैं 3/2, 1 + 1/2 होगा ना, इनटू में पावर ऐड होता है √gm। यार थोड़ा इक्वेशन ख़राब लग रहा है, ये तो याद नहीं होगा हम लोग से। तो एक और काम करते हैं, टाइम का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4π² r का पावर क्यूब gm। अब कोई दिक्कत नहीं, ये याद हो जाएगा। अब देखो टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3 हम लोग पढ़े थे। 3 लॉ था केपलर का फर्स्ट लॉ, ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट सेकंड, लॉ ऑफ एरिया थर्ड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड यही था, टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो ये देखो ये आ गया ना। तो यही इक्वेशन हम लोग को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक टाइम पीरियड मैक्सिमम हो गया हम लोग का टाइम पीरियड। लेकिन कुछ चीज़ देख लेते हैं, 1 मिनट। अब ध्यान से देखना, अगर इफ सैटेलाइट इज क्लोज टू अर्थ सरफेस, क्या आएगा? अगर सैटेलाइट क्लोज टू सरफेस, अर्थ सरफेस है तो क्या होगा। अब अर्थ सरफेस से क्लोज है मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो वैल्यू है। अब देखो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग जानते हैं r³ होता है। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन ये भी जानते हैं हम लोग,
2 पाई, अब ये r3/2 था, ये यहीं पे ले लेते हैं, टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³/gm। कोई दिक्कत है यहाँ पे, re लिख लो इसको, वेरी क्लोज टू सरफेस, तो re हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब इसको re बस करना है। अब g के टर्म्स में लिखना है, हम लोग किसके टर्म्स में लिखना है, g के टर्म्स में। तो gm/r², r² ऊपर करेंगे तो r² नीचे भी करेंगे, gm/r² को क्या बोलेंगे, ये। तो टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और re कट जाएगा तो 4 पाई re/g बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसको देखो एक और कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाहर आ जाएगा, re/g। आया कि नहीं आया, ये आया, कोई दिक्कत नहीं। क्या कब के बात कर रहे हैं, जब सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ सरफेस रहेगा तो r को re लिख सकते हैं हम लोग, अर्थ सरफेस रहेगा तो r को re लिख सकते हैं, क्लोज टू अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया, ये g है, याद रखना, 9 नहीं समझ रहे, g है, ठीक है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड डिपेंड किस पे कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या re पे डिपेंड कर रहा है, √re पे, या टाइम पीरियड क्या √1/g पे डिपेंड कर रहा है, ये बोलोगे। सोचो इसके बारे में, सोचो पहले। क्या लग रहा है, गलत है या सही है? गलत है भाई, गलत है, नहीं कर सकते, क्योंकि जी का भी टर्म इन द टर्म्स ऑफ आर, जी को अभी तोड़ेगा, जी तो बस लिखा हुआ है, तो ये गलत है। अब इसको कैसे करेंगे दिखाते हैं। अब ये कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी कर लेते हैं, तब समझ में आएगा। अब टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे आते हैं, इसको भी रहने दे, यहाँ पे आते हैं। तो टाइम को लिख सकते हैं 2 पाई r³/gm, कोई दिक्कत नहीं है, r³/gm यही लिखे है ना, √r³/gm लिख सकते हैं, क्योंकि इसको तो अंडर पहले निकाल दिया 2 पाई, तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखना r³ g को g रहने दो, m को 4/3 पाई r³ लिख सकते हैं इनटू रो, कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई, अब ये r³ कट गया, तो बचेगा क्या, 3 ऊपर जाएगा, ध्यान से देखना, 3g पाई 4, ये भी लिख लो, 4/3 पाई r³, ठीक है। 3 ऊपर चल जाएगा, g पाई 4 और रो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बचा है 4/3 पाई, कुछ नहीं बचा है। तो टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हैं, पाई कैंसिल होगा, तो ये अगर पाई बाहर आएगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पाई अंदर आ जाएगा, तो ये हट जाएगा। तो अब ये 2, ये बाहर जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 3 पाई g रो। ध्यान से देखो, 3 पाई g रो। अब यहाँ पे क्या लिखे थे, यहाँ पे कुछ क्या लिखे थे, ये जो 3 पाई 0 यही आएगा, कुछ नहीं आएगा, 3 पाई 0, कोई दिक्कत है। r³ काट दिए थे, g को g रहने दिए थे, 4 जो था वो बाहर आ गया था, तो 2 बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई अंदर आएगा, पाई स्क्वायर, पाई कट जाएगा, 3 पाई g रो, यही। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड किया, टाइम पीरियड पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√, का रो। बस टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट, याद रखना, ये लिख देते हैं। टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अंडर ऑफ डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर ऑफ डेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब ये याद करते हैं, बहुत लोग क्या होता है, ये याद कर लेते हैं, तो उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि बंदा अगर ये बस याद करके आया वो पक्का कंफ्यूज होगा, अगर सही भी कर लेगा तो टाइम लगेगा, इसीलिए ये ध्यान में रखना है, ये वाला रिलेशन, ठीक है। बस हो गया, ये टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट यहीं तक था। अब एनर्जी के बारे में बात करते हैं, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जो तुम न हो रहेंगे नहीं,
न चाहे तुमसे ज़्यादा तुमसे कम नहीं। बहुत लोग को थोड़ा फीलिंग आ रहा होगा, सर गाना गा रहे हैं आज पहली बार, ठीक है सर नहीं भैया, ठीक है। तो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट हो गया, अब एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट का बात करते हैं, ठीक है। अब एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट से बात करने से पहले हम लोग पहले बात कर लेते हैं एनर्जी के बारे में नॉर्मली, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा उसमें, हम जानते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी होता है और पोटेंशियल एनर्जी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार हमको एक बात बता सकते हो ये तीनों में क्या रिलेशन है? सोचो। सर नहीं सोच पा रहे, सर याद किए थे भूल गए सर। देखो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को याद करने का तरीका बताते हैं। ध्यान देखना, P2T हम ऐसे याद किए मतलब P2T मतलब T, ये क्या होता है? T चाय। तो P2T ऐसे याद किया, मतलब कंफ्यूजन होता है तो हम डायरेक्टली यहीं से शुरू करते हैं। P2T मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होगा, नो डाउट इन दैट। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होगा, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होगा। हम लोग टोटल एनर्जी जानते हैं और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी जानते हैं, -GMM/R। भाई पोटेंशियल एनर्जी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, GMM/R बहुत बार पढ़े हैं हम लोग, है ना, -GMM/R। तो ये जब -GMM/R है तो ये तो कंफर्म हो गया है, ये तो कंफर्म हो गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी ये है तो टोटल एनर्जी क्या होगा? सोचो टोटल एनर्जी क्या होगा? -GMM/2R। नहीं, टोटल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, पोटेंशियल एनर्जी होता है तो पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 ये होगा। अब काइनेटिक एनर्जी जो होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी मतलब -GMM/2R। तो इसको कर सकते हैं GMM/2R, पॉजिटिव में आता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी जो होता है माइनस ऑफ, पहले याद कैसे करेंगे वो देखो। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2T, मतलब हम कैसे याद किए हैं? P2T तो पोटेंशियल एनर्जी की 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। ये बस याद करने का तरीका, ये अगर याद है सब याद हो जाएगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? -GMM/R, इतना हम लोग को पता है। तो -GMM/ पोटेंशियल एनर्जी होता है तो उसका तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? PE/2। तो PE/2 मतलब कि ये। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, क्योंकि हम लोग को याद रखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ TT, तो ये हो जाएगा। अब इसका एक ग्राफ आता है यार, इसका ग्राफ एक बार देख लेते हैं। ग्राफ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, देख लो क्या ग्राफ। अब ग्राफ देखेंगे तो माइनस में कौन कौन है? माइनस में कौन कौन है? पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है, टोटल एनर्जी माइनस में होता है। ध्यान से देखना, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगा और टोटल एनर्जी माइनस में होगा। अब टोटल एनर्जी कम है ना, तो टोटल एनर्जी कम है मतलब माइनस में कम है, मतलब ज़्यादा वैल्यू उसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी नीचे आएगा। टोटल एनर्जी क्या है? ये। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ये। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है या टोटल एनर्जी का? अगर मैं वैल्यू का बात करें सर, वैल्यू का बात करें सर, तो वैल्यू इसका ज़्यादा है। वैल्यू किसका ज़्यादा? टोटल एनर्जी का ज़्यादा। ओके 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 ओके। और पोटेंशियल एनर्जी का कम है। यस, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा इन नेगेटिव, मतलब ज़्यादा इन नेगेटिव, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस में है, ठीक है। अब देखो, अब GMM/2R है, तो अब GMM/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब कि जैसे जैसे R बढ़ेगा, ये R मान लो, ये है R, ये है R, ठीक है। जैसे जैसे R बढ़ेगा, जैसे जैसे R बढ़ेगा क्या होगा? जैसे जैसे R बढ़ेगा ये ऐसे जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी का भी क्या है? ऐसे। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी ऐसे, मतलब कि जैसे जैसे ये होगा ऐसे जाता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का क्या है? GMM/2R। मतलब कि अगर इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। अब टोटल एनर्जी का क्या है? टोटल एनर्जी का भी वही है, सेम ट्रेंड ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को, लेकिन उसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है। तो टोटल एनर्जी का ग्राफ डॉट डॉट में बना देते हैं, ठीक है। ये टोटल एनर्जी लिखते हैं डॉट डॉट, तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे भाई, फिर हमको बोलोगे। हाँ, तो ऐसे, ठीक है। ये टोटल एनर्जी है,
ये पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, सब यूनिवर्सिटी आ रहा है, ठीक है, एक बार देख लो इसको। इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्योंकि याद P2T से कर सकते हो, ठीक है। T, अब इसको ये लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं करना, ये TE है, ये PE है, ये KE है, ठीक है। ये बस ध्यान में रखना था। फिर अब थोड़ा स्टेबिलिटी का बात कर ले, इसी में स्टेबिलिटी का बात कर लेते हैं थोड़ा। अब ध्यान से देखना, नहीं थोड़ा बाइंडिंग एनर्जी पहले कर लेते हैं, फिर स्टेबिलिटी का बात करेंगे, उसी में करेंगे। हाँ, इसको मिटा देते हैं। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट का इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का बात करते हैं थोड़ा। अब अगर बाइंडिंग एनर्जी का बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी, चलो इसको तो हम लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी बोले तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये सिस्टम है मेरा सिस्टम है, मेरा ब्लड मॉलिक्यूल्स है मेरे अंदर, फ्लूइड है, प्लाज्मा है, ब्लड कॉर्पुसेल्स है, RBC WBC प्लेटलेट्स है, तो ये सब मेरे बॉडी में क्यों प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो क्यों स्टेबल है, समझ रहे हो कहने का मतलब। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि ब्लड बाहर आ जा रहा है, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि मेरा स्किन पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, मेरे टिश्यूज़ पे इतना प्रेशर पड़ रहा है कि ब्लड मेरा बाहर आ जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि कुछ बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स जो है, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब कि ब्लड कॉर्पुसेल्स भी है तो एक तरीके का मॉलिक्यूल्स है, हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट है जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो वो सब मॉलिक्यूल्स जो है वो सब कुछ सिस्टम है, वो पूरा एक सिस्टम है हम लोग का बॉडी। तो सिस्टम बॉन्डेड है, सबका अपना अपना एनर्जी है, जो एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी है एक दूसरे से लिंक रहने का, मतलब कि ब्लड जो है RBC WBC ये सब लिंक्ड है एक दूसरे से। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा है तो उसको इफेक्ट कर रहा है, या WBC ज़्यादा फोर्स लगा रहा है किसी पे तो उसको इफेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब कि सब एक दूसरे से बॉन्डेड है। तो जिस एनर्जी से हर एक पार्टिकल एक दूसरे से बॉन्डेड रहता है, जिस एनर्जी से द एनर्जी विच कीप्स एवरी पार्टिकल। अब आ जाते हैं पूरा जनरल टर्म पे जो डेफिनेशन है, नहीं तो ऐसे सोचेगा सर क्या बता रहे हैं। तो जो एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कीप ईच एंड एवरी पार्टिकल बॉन्डेड टू ईच अदर इन द यूनिवर्स। अभी तो हम एक बॉडी अपना बात किए थे, अपना बॉडी का बात किए थे, लेकिन अगर पूरा यूनिवर्स में देखने तो ईच एंड एवरी पार्टिकल दैट इज बॉन्डेड टू ईच अदर एंड the energy which is required to keep those particles bonded to each other, that is called the binding energy। समझ रहे हो। तो अब बाइंडिंग एनर्जी का बात करें तो ये तो तुम समझ गया। तो बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली कौन सी एनर्जी है, वो ज़्यादा वो भयंकर कोई एनर्जी नहीं है, वो टोटल एनर्जी का ही है, टोटल एनर्जी ही है। लेकिन उसमें क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है। अब तुम बोलोगे, अब हम बताए थे, याद करो फिर से वही बात कि ये कैसे रिलेट करेंगे। P2T मतलब P2 चाय, तो पोटेंशियल एनर्जी की इज इक्वल टू 2T, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो पोटेंशियल एनर्जी को 2T, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इज इक्वल टू T, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Gm बाई R, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हो जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब 2Gmm बाई 2R इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये सब कितना जल्दी कर लेते हैं हम लोग, कब कर लेते हैं जल्दी, जब हम लोग को ये P2T बस याद रहता है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ T, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू माइनस T लिख सकते हैं। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ Gmm बाई 2R, कोई दिक्कत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है, तो ये भी लिख सकते हैं हाफ mv0 स्क्वायर। अब बोलोगे ये कैसे सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का ही स्क्वायर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट का मेनली बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। तो अब ये दोनों देखो ध्यान से, तो बाइंडिंग एनर्जी तुमको पूछ लेगा तो या तो ये टर्म याद रखना, ये तीनों इक्वल है ना। अब इसको थोड़ा एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिख लेते हैं। किसके टर्म्स में, एंगुलर
मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या बोलते हैं, एल, एल के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर को अगर इक्वेट करें तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एंगुलर मोमेंटम में लिखोगे क्या आएगा, सोचो। एंगुलर मोमेंटम होता क्या, इसको इस पेन से कर लेते हैं, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। करे, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसको अब एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में लिख रहे, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या, एम वी आर, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको वी नॉट ही लिख लो, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्बिटल वेलोसिटी का, तो एम वी नॉट आर, तो ठीक है। अब एम वी नॉट आर, तो एल हमको क्या लग रहा है, एल स्क्वायर बाई 2mr लिखेंगे तो शायद हो जाएगा, शायद हो जाएगा, करके देखो, देखते हैं, अगर कोई चेंजेस करना रहेगा तो कर लेंगे। एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 इंटू एम इंटू आर, करते हैं यार, ये आता है कि नहीं देखते हैं। एम से एम गया, आर से आर गया, हाफ बचा, ये 1/2 बचा, एम बचा, वी नॉट का स्क्वायर बचा, और आर बच गया, तो एम वी नॉट नहीं आर, तो मतलब कि यहाँ पे आर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर रहेगा, तो आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा, तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, तो यही बचेगा, फिर एम वी नॉट स्क्वायर बचेगा, मतलब क्या, अब ये मिटा देते हैं क्योंकि हम लोग को बस ये फाइंड करना था, ये फॉर्मूला देखो, तो गलत भी लिखे तो हम लोग सही कर सकते हैं, तो इसी से हम लोग को याद रखना है, ठीक है, ऐसे हम लोग को याद रखना है सब कुछ, कि एग्जाम में जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन करें ना, तो भाई अगर डाउट है तो हम लोग डायरेक्ट कर लें डिराइव में, कि कम से कम यार टाइम जाए, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही हो। हम लोग क्या करते हैं, 30 मिनट में अगर 45 क्वेश्चन कर भी लिए ना, भाई बहुत कोई होता है 30 मिनट में 45 क्वेश्चन करके रख लेते हैं, लेकिन पता चलता है उसमें से 35 को गलत, क्या फायदा। भाई तुम 30 मिनट में 15 क्वेश्चन ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 घंटा में तुम कर लोगे, 1 घंटा में तुम कर लोगे 30-32 क्वेश्चन, तो अगर 30-32 क्वेश्चन तुम कर लोगे ना भाई, तो तुम्हारा 120 प्लस ऐसे ही है, जो फिजिक्स में बहुत लोगों का सपना होता है अभी भी। तो वही बात बोल रहे हैं कि कोशिश करो एक्यूरेट करने का, है ना, कोशिश करो एक्यूरेट करना था, तो ये लिख सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को इसके टर्म में भी लिख सकते हो, इसके टर्म में भी लिख सकते हो, लिख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो ये समझ रहे हो, यही है बाइंडिंग एनर्जी, तुम लोग को बता दिए हम। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट बता दिए। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट क्या, वही जो कि हम लोग बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और कुछ बताना है क्या? अब एक बॉन्डेड और अनबॉन्डेड वाला भी बताना है, ठीक है, वो भी बताना है, वो बता देते हैं एक बार, देखो ध्यान से। अब ये हो गया। अब एक चीज़ बस बात करना है हम लोग को, बॉन्डेड और अनबॉन्डेड नॉन बॉन्डेड वाला सिस्टम। अब मतलब बताते हैं एक्चुअली क्या होता है। चलो देखो, बाइंडिंग एनर्जी क्या हम लोग बोले, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी बोले थे, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी बोले थे। मॉड ऑफ टोटल एनर्जी क्यों बोले थे? क्योंकि हम लोग को नेगेटिव नहीं चाहिए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव नहीं होता, याद रखना। तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी को ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी जीरो नहीं रहना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। वाई? क्योंकि अगर बाइंडिंग एनर्जी जीरो हो जाएगा भाई, तो फिर पार्टिकल्स एक दूसरे से बॉन्डेड नहीं रह पाएगा, है ना। तो फिर बाइंडिंग एनर्जी क्या होना चाहिए भैया? अब देखो ध्यान से, अगर काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी है, तो बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होता है। लेकिन हम बोले हाँ पॉजिटिव होगा। अगर बाइंडिंग एनर्जी, अगर इफ़, ये तो पहला केस था, इफ़ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी रहे, तब बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव। हाँ, हम लोग को चाहिए नेगेटिव। जब तक बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव रहेगा, जब तक बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव रहेगा, तभी एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स बाइंड रह सकता है। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या? पॉजिटिव तो चलो दूर की बात है, हो ही नहीं पाता है। बाइंडिंग एनर्जी तभी, जब भी एक दूसरे से बॉन्ड रह पाएगा पार्टिकल, जब बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव हो, ठीक है। तो इसको ग्राफ के बेसिस पे एक बार समझते हैं। बोल क्या रहे, हम यहाँ पे बोले थे काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पे बोले थे टोटल एनर्जी होता है, यहाँ पे बोले थे पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब ये वाला भी हम लोग जानते हैं ग्राफ कि ऐसे होता है, ये भी जानते हैं ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को वो मानते हैं, ठीक है, यही दोनों को मानते हैं, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो एट पॉइंट ए ये, ठीक है, इसका भी बी, इसका भी सी, इसका भी सी, इसका डी, इसका डी। अब ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में है। हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी होता है Gm/r 2r, लेकिन ये क्या होता है Gm/r, ये होता है, ये हम लोग को पता है। तो तुम अब ध्यान से देखना एट पॉइंट ए, मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं, यहीं पे कंसीडर करते हैं दोनों का वैल्यू यहीं पे कंसीडर करते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो कभी नहीं हो सकता कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो। इक्वल डिस्टेंस पे कंसीडर करेंगे तो कभी नहीं हो सकता कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो, क्योंकि है ही वैल्यू अलग अलग, समझ रहे हो। तो जब तक अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी वैल्यू कम है, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव है। तो बाइंडिंग एनर्जी एट ए, उसी तरीके से एट बी पे भी सेम डिस्टेंस मान लो, और सी पे भी, इवन सी पे भी, ठीक है, सी पे भी ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे भी ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एट ए बी सी हमेशा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर होगा काइनेटिक एनर्जी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब कि ग्रेटर मतलब किस सेंस में, नेगेटिव वैल्यू आएगा, मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब कि द सिस्टम इज बॉन्डेड, द सिस्टम इज बॉन्डेड एट ए बी एंड सी। सिस्टम बॉन्डेड है कहाँ ए बी एंड सी पे कहाँ है, सिस्टम बॉन्डेड है। लेकिन जैसे ही डी पे जाएगा, जैसे ही इक्वल, ये जो ग्राफ है इक्वल होने लगेगा, ये जो ग्राफ है पैरेलल होने लगेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, मतलब कि टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो भाई सिस्टम इज नॉट बॉन्डेड, सिस्टम इज नॉन बॉन्डेड, अनस्टेबल भी बोल सकते हैं, सिस्टम इज अनस्टेबल एट डी। समझ रहे हो, ये होता है बाइंडिंग एनर्जी का टोटल। ग्राफ के बेसिस पे भी समझा दिए हैं और उसके बेसिस पे भी समझा दिए हैं, ठीक है, और कुछ है नहीं। हाँ, तो यहाँ पे अगर बोल रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, हाँ यहाँ पे ये तो समझ गए, और यहाँ पे सिस्टम इज नॉट बॉन्डेड, काइनेटिक एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी मॉडल लेना ना, सिंपली क्योंकि हम लोग वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा हो जाना चाहिए, बस यही था और कुछ नहीं है। और अगर और कुछ एक और बता दे क्या, एक और बता, वो सिंपल, मतलब नहीं भी बताएंगे तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन बता देते हैं एक बार कि ये तो हो गया ना। एक बार ये देख लो, क्या बोल रहा है कि वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट, तुम नाम से ही समझ जाओगे यार, ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ये बताने का कोशिश नहीं कर रहे थे लेकिन सोचे बता देते हैं। वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट। ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट मतलब क्या, मान लीजिए ये अर्थ है, ये एक ऑर्बिट है, तो मान लीजिए इस यहाँ से r डिस्टेंस पे है, लेकिन एक दूसरा ऑर्बिट है, यहाँ पे r1 ले लो, यहाँ से r2 डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो r1 डिस्टेंस से r2 डिस्टेंस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई वर्क डन क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, कोई डाउट है नहीं। तो या क्या लिख सकते हैं यार, टोटल एनर्जी 2, ये 2 मान लो, ये 1 मान लो, टोटल एनर्जी 2 माइनस टोटल एनर्जी 1, तो टोटल एनर्जी क्या होता है Gm/2r। कोई दिक्कत है, माइनस Gm/2r, 2r1, ठीक है। तो ये कॉमन है, Gm/2r प्लस Gm/2r2 माइनस r1,
तो क्या हो जाएगा GMM/2 1/R1 माइनस 1/R2, यही हो जाएगा यार वर्क डन। वर्क डन वेयर इन चेंजिंग द सैटेलाइट, इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट, तो यही हो जाएगा वर्क डन, जो कि थोड़ा ध्यान रखना है बस, क्योंकि हो सकता है कोई होगे भाई जो कि डाउट में आ जाएंगे कि कैसे करेंगे। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे वर्क डन होता है, टोटल एनर्जी, ओहो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बस इक्वेशन है GMM/2 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया, E2 माइनस E1 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये खत्म होता है। तो मेनली हम लोग पढ़ लिए सारा, ये यहाँ पे ग्रेविटेशन खत्म होता है। अब हो सकता है क्वेश्चन का टॉप 20 क्वेश्चन या टॉप 15 to 20 क्वेश्चन हम टॉप का एकदम, एलन का मॉड्यूल, आकाश का मॉड्यूल देखो ना यार, एलन का मॉड्यूल यहीं पे था कहीं, हाँ ये यहाँ पे रखो, देखो एलन का मॉड्यूल है, तो एलन का मॉड्यूल से हम खुद रेफर करते रहते हैं, आकाश का भी मॉड्यूल से रेफर करते रहते हैं, और बहुत सारा टेस्ट पेपर्स है हम सब कलेक्ट किए हुए, बहुत स्टूडेंट से भी मांगे हुए हैं, जो अच्छा क्वेश्चन रहता है या टेस्ट सीरीज जो हम लेते हैं उसमें से हम ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये और वो 20 क्वेश्चन कर लोगे ना तो कहीं नहीं छूटेगा। ग्रेविटेशन तुमको रिवाइज करना है तो 20 क्वेश्चन कर लेना, वीडियो पे जाना 20 क्वेश्चन कर लेना। हम इस वे से करेंगे कि तुम स्टॉप कर करके खुद से करना और सब इजीली हो जाएगा सारा। हम ये भी बताते रहेंगे क्वेश्चन करते समय कि हम किस वीडियो में लेक्चर में बताए थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये बताए थे कि नहीं, या किस तरीके से डिराइव करना है सब कुछ। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करना, वो ज़रूरी है। ठीक है, तो थैंक यू।